IBN 7 हौसला है। के बाद महिला बता रही है कि इन लोगों ने जो जाने माने कार्टूनिस्ट है फ्रांस के वोलिंस्की काबू इनको शूट किया। 5 मिनट तक ये लोग फायरिंग करते रहे। ये महिला एक डेस्क के नीचे जाकर छिप गई थी और साथ ही साथ इस महिला ने 2 और बातें कही हैं। ये कहा है कि ये जो लोग हमले करने आए थे ये ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे, ये फ्रांस की भाषा बोल रहे थे, फ्रेंच बोल रहे थे और साथ ही साथ ये दावा कर रहे थे कि ये अल कायदा से जुड़े हुए लोग हैं। और दूसरे आई विटनेस हैं जो ये भी बता रहे हैं कि ये लोग जो हमला करने आए थे, हमला करके जब जा रहे थे तो उन्होंने बाकायदा कहा कि हमने पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो जिस तरह का हमला इस मैगजीन के लोगों ने किया था उसका बदला हमने ले लिया है। और अब आइए देखते हैं हेडलाइंस, उसके बाद इस पर विस्तार से बात करेंगे। पेरिस में मीडिया पर आतंकी हमला, मैगजीन के दफ्तर पर 3 बंदूकधारियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, संपादक समेत 12 की मौत। हमले के बाद आतंकवादी अभी तक फरार हैं। फ्रांस की सरकार ने इनकी जानकारी लेने के लिए एक हॉटलाइन खोल दी है। मुंबई एयरपोर्ट पर 10 जनवरी को धमाके की धमकी से हड़कंप, टॉयलेट की दीवार पर लिखे संदेश की जांच में जुटी पुलिस, सीसीटीवी को कब्जे में लिया। जेल में ही रहेगा मुंबई हमले का गुनहगार आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत, केस चलने तक नजरबंद रखने का आदेश। सुनंदा थरूर की हत्या की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी, पुलिस कमिश्नर बस्ती ने कहा जरूरत हुई तो थरूर से होगी पूछताछ। बंगाल के सामने फिर से उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने की बड़ी चुनौती, वित्त मंत्री के बयान के बाद ममता ने कहा केंद्र और राज्य के बीच मतभेद नहीं बनेंगे, विकास में बाधा। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया, शुद्ध प्लस अल्ट्रा फाइन मसाला, द अल्टीमेट चॉइस। ड्रीम सीरीज फ्रॉम होंडा और HP Ink Advantage वायरलेस प्रिंटर। इंडिया 9 बजे की शुरुआत फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए आतंकी हमले की खबर से। पेरिस में एक जानी मानी फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्डो के दफ्तर पर 3 आतंकवादियों ने हमला किया है। इस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं, जिनमें 4 जाने माने सैटिरिस्ट हैं, कार्टूनिस्ट हैं, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं ये लोग। इस हमले में 7 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत नाजुक बताई जा रही है। मारे गए पत्रकारों में शार्ली एब्डो पत्रिका के संपादक और 4 वरिष्ठ कार्टूनिस्ट शामिल हैं और 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अभी अभी जानकारी ये आ रही है, फ्रांस की मीडिया में जो जानकारी दी जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि एक आई विटनेस को बाकायदा ये कहा इन हमलावरों ने, इस चश्मदीद को ये कहा कि मीडिया को तुम बताओ कि हम अल कायदा से जुड़े हुए लोग हैं और हम यमन से आए हैं। जिसके बाद जो लोग इस इलाके को जानते हैं उनका ये कहना है कि बहुत लंबे समय से फ्रांस में इस बात की इंटेलिजेंस सर्विसेज को चिंता रही है कि यमन में कुछ आतंकवादी गुट जो बहुत सक्रिय हैं वो हमले कर सकते हैं। इस बात की चिंता उन्हें थी। क्या वास्तव में ये हुआ है, अब इसकी जांच की जाएगी। कम से कम 2 आतंकवादी ऐसे थे जिन्होंने चेहरे ढक के रखे थे। इस वीडियो में आप देख रहे हैं, हाथ में बंदूकें थी, AK-47 इनमें शामिल है, इनमें शॉटगन शामिल है और कम से कम 1 रॉकेट लॉन्चर भी इनके पास था। ये सारी जानकारी चश्मदीद दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 50 राउंड से ज्यादा गोलियां इन आतंकवादियों ने चलाई। सड़क पर भी गोलियां बरसाते हुए गए। एक व्यक्ति वहां जमीन पर गिरा हुआ था, अभी तक जिंदा है। इसको गोली मारते हुए ये आतंकवादी वहां से भागे हैं। हमले के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने घटनास्थल पर जाकर हालात का जायजा लिया है, इसे आतंकी हमला बताया है और इस हमले के बारे में ये कहा है कि इस बर्बरता की कोई इंतहा नहीं है, इसका जमकर मुकाबला करने की जरूरत है।
पेरिस में इस भयावह हमले से पूरी दुनिया हिल गई है। आइए आपको बताते हैं कि इस हमले की 10 अहम बातें क्या हैं। फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्डो के दफ्तर पर यह हमला हुआ है। बहुत साल से शार्ली एब्डो लगातार खुलकर सारे धर्मों के ऊपर तरह तरह के कार्टून्स बनाती रही है और उसे कई धमकियां पहले मिल चुकी हैं। संपादकीय बैठक में घुसे जो बंदूकधारी थे, इन्हें फ्रांस के राष्ट्रपति ने आतंकवादी बताया। इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करके बताया जा रहा है कि 12 लोगों को मार डाला है। एक अगवा की गई कार के जरिए ये वहां पर पहुंचे थे ताकि इनको पकड़ा ना जा सके। सीसीटीवी से बचने के लिए अपने चेहरे पर मास्क भी इन लोगों ने पहना हुआ था। आतंकियों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया जब ये अंदर घुसे। उसके बाद हमला किया और हमले के बाद इसको पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का बदला बताया। हमले के बाद दोनों आतंकी वहां से फरार हो गए। इनके साथ एक तीसरा आतंकी भी था, वो भी इस वक्त फरार है। शार्ली एब्डो ने 2011 में पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर एक कार्टून बनाया था। उसके बाद भी इसे धमकियां मिली थी और 2011 में इस मैगजीन पर एक आतंकी हमला हुआ भी था, लेकिन वो छोटा हमला था। अपने पीछे छोड़ गए मातम और दहशत का लहू ये लोग। आइए देखते हैं क्या हुआ। मौत की ये गड़गड़ाहट दहशत की कहानी बयां करने के लिए काफी है। आतंकी कार में सवार होकर शार्ली एब्डो मैगजीन के दफ्तर में आए और जो भी सामने आया उसे गोलियों से छलनी करते चले गए। आतंकी हमला करते हुए आतंकी नारे लगा रहे थे कि हमने बदला ले लिया। खून की नदियां बहाकर आतंकियों ने किस बात का बदला लिया, अभी इस बात का खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि मैगजीन ने जो कार्टून छापे थे, आतंकी उसी से नाराज थे। आपको बता दें, शार्ली एब्डो मैगजीन व्यंग्य समाचारों और कार्टून को पेश करने को लेकर पहले से विवादों में रही है। इस मैगजीन ने हाल ही में ISIS सरगना अल बगदादी को लेकर एक कार्टून छापा था, जिसे ट्वीट भी किया गया था। हमले के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 2 काले नकाबपोश लोग क्लाशनिकोव राइफलों के साथ इमारत में घुसे, जिसके कुछ मिनटों के बाद गोलियों की आवाज सुनी गई। हमले के कुछ ही देर बाद फ्रांस के राष्ट्रपति भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने जानकारी दी कि कई पत्रकारों की हालत अभी भी गंभीर है। राष्ट्रपति ने इसे आतंकी हमला करार देते हुए कहा कि इस बर्बरता की कोई इंतहा नहीं है। राष्ट्रपति ने यह भी खुलासा किया कि पिछले हफ्तों कई आतंकी हमलों को नाकाम किया जा चुका है। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में मारे गए पत्रकारों में शार्ली एब्डो पत्रिका के संपादक और 4 वरिष्ठ कार्टूनिस्ट भी शामिल हैं। मरने वालों में 2 पुलिसकर्मी भी हैं। Charlie Hebdo and who were killed there, or when chasing the criminals immediately after this attack occurred. Our objective, as well as our duty, is to provide protection for all French people everywhere in our country. बताया जा रहा है कि आतंकियों ने ऑटोमेटिक बंदूक से 50 राउंड से भी ज्यादा गोलियां चलाई। आतंकी हमले के लिए जिस कार में सवार होकर आए थे, उसे उन्होंने पहले ही हाईजैक किया था। फिर उसी में सवार होकर मैगजीन के दफ्तर पहुंचे। दोनों आतंकियों ने चेहरे पर काली नकाब पहन रखी थी। आपको बता दें, हमले को अंजाम देने के बाद आतंकी आराम से फरार हो गए। हमला करने वाले आतंकी किस संगठन के थे, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। न ही किसी आतंकी संगठन ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी ली है। फ्रेंच मीडिया का कहना है कि जब आतंकी मैगजीन के दफ्तर में घुसे, तब उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। सूत्रों के मुताबिक हमले को अंजाम देने के बाद आतंकियों ने कहा
कि उन्होंने पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहिब के अपमान का बदला ले लिया है। आपको बता दें, शार्ली एब्दो मैगजीन ने साल 2012 में अपने कवर पर मोहम्मद साहब के कार्टून छापे थे, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने मैगजीन से ऐसे कार्टून छापने को मना भी किया था। विवादित कार्टून के बाद आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए फ्रांस को 20 देशों में अपने दूतावास, कल्चरल सेंटर्स और स्कूल को भी बंद करना पड़ा था। मैगजीन ने इस साल के ताजा अंक में आतंकी संगठन ISIS के मुखिया अबू बकर अल बगदादी का कार्टून छापा था। पेरिस में हुए इस हमले में कम से कम 12 लोग मारे गए हैं और साथ ही साथ 3 हमलावरों की अभी भी खोज जारी है। फ्रांस में इमरजेंसी बैठक भी हुई है। नई जानकारियां भी आती जा रही हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रक्षा विश्लेषक नितिन गोखले और साथ ही साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर MK झा। दोनों के पास चलेंगे, लेकिन पहले पेरिस में मीडिया पर जो हमला हुआ है उसके बारे में भारत में फ्रांस के राजदूत फ्रांसवा रिचर से हमारे सहयोगी चैनल CNN IBN ने बात की है। रिचर का कहना है कि हमले के मद्देनजर राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने आपात बैठक बुलाई है और वो ये भी बता रहे हैं कि हमले के बाद से लगातार आतंकवादियों को पकड़ने की हर कोशिश जारी है। Horrific terror attack in the heart of Paris. With us to talk about it more, France's ambassador to India. Thank you for speaking to us, Ambassador. Very, very hard time for France, for the entire world, indeed. First, Ambassador, what are the details we have at this moment? What exactly happened? Well, 2 or 3 men came armed with guns and entered into the premises of Charlie Hebdo, which is a satirical magazine of France, and killed 12 people. Several others were wounded, 2 policemen, and 4 of the most well-known cartoonists were killed. That was happened, and President has now convened a meeting of the cabinet to review the situation and, of course, coordinate the action. Is this edifice in a secure area? No, of course, Charlie Hebdo was under threat for a long time, so they were receiving protection and vigilance. They were receiving protection? Yes, indeed. This is why policemen were there. Okay. But these 3 gunmen are still out on the run? Yes, they successfully escaped, but now all the police forces are mobilized to catch them so that we can take them to court and sentence them. अब सीधे चलते हैं नितिन गोखले के पास। नितिन, ये बताएं कि एक जो अखबार है फ्रांस का, उसमें बाकायदा एक आई विटनेस ये कहती हुई बताई जा रही है कि इन हमलावरों ने कहा कि हम अल-कायदा के हैं और हम यमन के अल-कायदा के हैं। इसको कितनी गंभीरता से लिया जा सकता है? बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। काफी पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ये कहा जा रहा था कि अल-कायदा का जो प्रभाव है, अल-कायदा की जो रीच है वो कम हो गई है, और ये भी कहा जा रहा था कि अभी ISIS जो है सबसे बड़ा खतरनाक ग्रुप है, टेररिज्म ग्रुप है या टेररिस्ट ग्रुप है। पर अल-कायदा का ये देखिए कि अल-कायदा का जो प्रसार है वो अफ्रीका में काफी ज्यादा हो रहा है, और यमन से अगर ये लोग आए हैं और यमन अगर से आए हैं फिर भी वो फ्रेंच बोल रहे थे, फ्लुएंट फ्रेंच में बात कर रहे थे, ये कहा जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ्रांस के नागरिक होंगे या फिर वहां पे फ्रेंच सीखी होगी उन्होंने, और ये बड़ा प्लान्ड अटैक था। जो जिस तरह से डिस्क्राइब किया गया है वो उनको जानकारी थी कि मीटिंग होती है, एडिटोरियल मीटिंग बुधवार को सुबह, और वहां पे ये लोग बैठे होंगे इकट्ठा, ये सब जानकारी उनके पास थी। और उसके बाद सबसे बड़ी खतरनाक बात ये है कि ये अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। तो ये फ्रांस में कहीं भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और भी लोग मारे जा सकते हैं, और भी हमले हो सकते हैं। इसलिए फ्रांस को ये एक बड़ा खतरा है, और मैं कहूंगा यूरोप को एक बड़ा खतरा है, और इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। MK झा भी हमारे साथ है। आपको क्या लगता है कि आज वो समय है जब पूरी दुनिया के पत्रकारों को सामने आना चाहिए और आतंकवाद के खिलाफ बाकायदा दिखाना चाहिए कि किस तरह अभिव्यक्ति की आजादी भी जरूरी है, और साथ ही साथ जो सैटरिस्ट मारे गए, जो कार्टूनिस्ट मारे गए हैं, वो किन वैल्यूज के लिए लड़ रहे थे? MK थोड़ा सा हमें याद दिलाएं। देखिए, सीधी सी बात है इसमें कि जो लोग इसमें मारे गए
वो अपना काम कर रहे थे और वो पैशनेटली वो अपना काम कर रहे थे। उनको धमकियां मिल रही थी और जिसमें उन्होंने कहा था कि कल को अगर आप कहेंगे कि इसको मत छापो, इससे आपकी भावना आहत हो रही है, कल को आप कहेंगे कि इस आदमी की तस्वीर मत लगाओ, कल को आप कहेंगे अखबार ही मत छापो क्योंकि इससे बहुत लोगों की भावनाएं जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, आहत हैं। तो ऐसे हालत में अगर कोई जर्नलिस्ट, कोई पत्रकार अगर अपना काम करता है और उसके पास सिर्फ कोई अपने बचाव के लिए कुछ नहीं होता है, वो सबसे आसान सा शिकार हो सकता है और बहुत आसान है उसे मारना। लेकिन मैसेंजर को मार देने से जो उसकी भावना है वो नहीं खत्म होती, मैसेज खत्म मैं नहीं आपसे वो कोड भी सुनना चाहूंगा, लौटता हूं आपके पास में। जो एडिटर जिनको मार डाला गया, जिन्होंने कहा था कि मैं किस बात के लिए लड़ रहा हूं, उसके लिए भी लौटता हूं आपके पास। लेकिन पहले आपको उन 4 कार्टूनिस्ट की तस्वीरें दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर जिनकी इस आतंकवादी हमले में मौत हुई है। ये है मैगजीन के संपादक स्टीफन शाबोनियर, शाबो उनको शॉर्ट में बोला जाता था, और पूरे फ्रांस में वो जाने जाते हैं एक इंटेलेक्चुअल के रूप में। काबू, जॉर्जस वॉल्सिकी और बर्नार्ड वॉलॉश, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा बड़ा जो नाम है स्टीवन शाबोनियर का। शाबो ने एमके आप बताएं क्या कहा था, क्यों वो अपने इस तरह के कार्टून बनाने बंद नहीं करेंगे बावजूद इसके कि उनको जान से मार देने की धमकियां कई साल से मिल रही थी। देखिए, जब उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया गया और जब उनसे वहां की सरकार ने, फ्रेंच सरकार ने भी थोड़ा सा टोन डाउन करने के लिए कहा था, तो उन्होंने एक चीज कही थी। उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ करता हूं वो फ्रेंच के कानून के तहत करता हूं, दुनिया में दूसरे देशों में क्या कानून है उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, काबुल में क्या है या फिर सऊदी अरबिया में क्या कानून कहता है, मैं उसके अंतर्गत काम नहीं कर सकता। मैं अपने देश के कानून के अंतर्गत काम करता हूं और मेरे देश का कानून मुझे अपनी अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी देता है। तो मेरे अंदाज से ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी। और जो हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्रेंच की सोसाइटी, वहाँ की लिबर्टी की जो बात हो रही है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और उस पर ये इस तरह का हमला, कातिलाना हमला, लोगों को मार देना, मेरे अंदाज से फ्रेंच की सोसाइटी के लिए ये एक बहुत बड़ा शॉक है। नितिन, क्या आपको लगता है कि ये जो एक और हमला हुआ है, इसके बाद दुनिया के सारे देश एक साथ आतंकवाद से मिलकर लड़ने की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे, या आपको लगता है कि लगातार इस तरह के हमले होते हैं लेकिन ये देश अपने अपने इलाकों में काम करते रहते? नहीं, ये जरूर मैं ये कहूंगा, ये यूरोप का ये 9/11 मोमेंट कहूंगा मैं इसको, कि इतना बड़ा शॉकिंग हमला यूरोप में शायद नहीं हुआ था। ये ट्रेन बॉम्बिंग्स हुई हैं स्पेन में और यूके में, पर इसका इम्पैक्ट मेरे ख्याल से काफी ज्यादा होगा। और इसके कारण जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन हम जिसको कहते हैं, जो सहयोग होगा यूरोप में और यूरोप और अमेरिका के बीच में और भारत और मतलब एशिया और यूरोप के बीच में, ये बढ़ेगा। मेरे ख्याल से इस हमले के बाद जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट जिसको कहते हैं दुनिया भर में, ये काफी बढ़ जाएगा और अफ्रीका तक इसके कदम जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और जाके ये होना चाहिए, कम से कम जाएंगे या नहीं ये देखा जाएगा। पर आज जो कंडेमेशन हुआ है सब जगह से, हर एक लीडर ने इसको कंडेम किया है और कहा है कि ये बारबैरिक एक्ट है, टेररिज्म एक्ट है। तो इसलिए मैं सोचता हूं कि आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में ये काउंटर टेररिज्म का जो सहयोग है देशों के बीच में, अलग अलग देशों के बीच में और स्पेशली यूरोप में, ये बढ़ जाएगा। पर मुझे एक सिर्फ इसमें एक खतरा लगता है कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन यूरोप में है उनके ऊपर इसका काफी उल्टा असर अगर होता है तो ये गलत होगा, क्योंकि फ्रांस में सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे यूरोप में। 7.5% जो है फ्रांस की पॉपुलेशन मुस्लिम है, बाकी सब जगह थोड़ी कम है। पर इसके ऊपर वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा कि जो आम मुस्लिम आदमी है वो ये सब वायलेंस नहीं चाहता है। ये जो रेडिकलाइज्ड जो लोग हैं जो जाते हैं आईसिस में या अलकायदा में ज्वाइन कर रहे हैं, इनको कैसे कम किया जाए, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर मेरे ख्याल से यूरोप के सरकारों को ध्यान देना होगा, तभी जाकर इसका खात्मा होगा। सिर्फ काउंटर टेररिज्म एफर्ट करने से ये बात बनेगी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। आपके पास थोड़ी देर में लौट रहे हैं। पेरिस में, जैसा कि अभी आप कह रहे थे, आतंकी हमले की
भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने निंदा की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ट्वीट किया है कि आतंकवाद को हर मुल्क से और समाज से उखाड़ फेंकने के लिए विश्व समुदाय को एक होना पड़ेगा। पेरिस में मीडिया पर हुए इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। दुनिया के किसी कोने में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पेरिस हमले की निंदा करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है, पेरिस में हुआ हमला शर्मनाक और निंदनीय है। हम इस घड़ी में फ्रांस की जनता के साथ हैं। मैं उनके परिवारों को लेकर चिंतित हूं जिनकी जान गई है। नितिन, यहां भारत के लिए भी सीखने की कुछ बातें हैं। बिल्कुल है, भारत को ये सीख जरूर है। भारत तो एक सबसे बड़ा देश है जहां ये खतरा काफी दिनों से मंडरा रहा है। हम ऐसे इलाके में रहते हैं, ऐसे एरिया में रहते हैं साउथ एशिया में, जहां हम तीनों चारों तरफ से घिरे हुए हैं, जहां आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। स्टेट पॉलिसी है हमारे पड़ोसी देश की कि उनके जो आतंकवादी संगठन हैं उनको स्टेट एसेट के मुताबिक यूज किया जाए। और भारत को खतरा जो है वो काफी बड़ा है, आज की बात नहीं है, काफी दिनों से भारत इस पर लड़ रहा है। पर इसमें एक सीख अगर लेनी है तो ये है कि भारत में जो टेरर अटैक्स होते हैं या उनका जो इनपुट्स होता है उसको और सीरियसली लिया जाएगा। और मैं ये चाहूंगा कि हम इसको कभी लाइटली न लें, ना कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसको लाइटली ले, ना ही ये पूरा समाज जो है हमारा ये इसको आतंकवाद के खतरे को लाइटली न लें। हम कई बार हमारे जो मुद्दे होते हैं, हमारी जो बहस होती है इस सोसाइटी में, उसमें जो आतंकवाद का खतरा है मेन, उसको हम भूल जाना चाहते हैं या उसको कम करना चाहते हैं या ऐसे दिखाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतना बड़ा खतरा नहीं है। मैं ये चाहूंगा कि ये सबसे बड़ा खतरा है और इसको ध्यानपूर्वक इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नितिन गोखले और एमके झा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये विश्लेषण करने के लिए। लेकिन बहुत जरूरी ये भी है, अभी इसकी जांच चल रही है कि क्या यमन के अलकायदा से जुड़े हुए ये आतंकवादी थे, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने एक चश्मदीद को बताया है। और एक चीज जो भारत को भी सोचनी होगी, यहां आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया के जरिए और भी जरियों से सीधे लोगों को भेजकर भी कोशिश कर रहे हैं युवाओं को बरगलाने की। यहां भारत को भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया 9 बजे में फिलहाल इतना ही।